हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जो अपनी स्टडी है उसको निरंतर अच्छे से चला रहे होंगे। देखिए, हमने एसएलए ने जब शुरुआत की तो एसएसटी के वीडियो के साथ की थी, फिर धीरे धीरे आपके मैथ का वीडियो भी बना। अब आपके साइंस के जो टीचर हैं विवेक जी सर, वो भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो कल ही वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप जरा बताइएगा कि किस प्रकार का वीडियो था। कमेंट बॉक्स के अंदर किस प्रकार वो पढ़ा रहे थे और आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए, ज्यादातर पहले बात करें तो पहले भारत जो था वो कृषि प्रधान था, पर आज का जो भारत है वो इंजीनियर प्रधान है। आज सभी बच्चे मैथ लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, आर्ट्स भी काफी ज्यादा बच्चे लेते हैं, पर उनका थोड़ा गोल दूसरा रहता है, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए साइंस मैथ लेनी पड़ती है, और आपके विवेक सर आपको साइंस ही पढ़ाते हैं, अमित सर आपको मैथ पढ़ाते हैं, तो वो दोनों कैसे पढ़ा रहे हैं आप जरा उनको बताइएगा। और जो टेलीग्राम चैनल है उससे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ नोट्स और हैंड रिटन नोट्स और आपके जो टेस्ट सीरीज है वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग आपका एसएसटी का एक सेशन लेंगे, एक क्लास लेंगे एसएसटी की, जिसके अंदर आपके सामाजिक विज्ञान क्लास 10th की है। जो चैप्टर हम कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे आज। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी आपके नियोजन की और अलग अलग जो भारत के अंदर भूमि का वर्गीकरण है कितने कितने प्रतिशत में हो रखा है उसकी। आज हम लोग बात करेंगे भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार किया जाता है और उसका संरक्षण को हिंदी में क्या बोलते हैं? संरक्षण को सिंपल भाषा में बोलते हैं बचाव। क्या बोलते हैं? बचाव। अब भूमि का बचाव हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं तथा भू निम्नीकरण हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, इनके उपाय क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में, उसके बाद में आपको लिखना है कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुपालन, खनन भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कुछ मानव क्रियाएं, ये सारी मानव क्रियाएं हैं, याद रखना। कौन कौन सी? वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों को काटना, वनों का हाश करना। जैसे अति पशुपालन हम लोग ज्यादा अत्यधिक मात्रा में करेंगे तो उससे क्या होगा, पशु जो है वो फसल को, कुछ पशु ऐसे भी होते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो उसकी वजह से फसल कम होगी, चारागाह भूमि बढ़ेगी। और खनन, संसाधन प्राप्त करने की एक विधि खनन, इसकी वजह से भी खनिज भी प्राप्त किया जाता है इससे। तो खनन की वजह से भी जो अपने भूमि का है निम्नीकरण बढ़ रहा है। और भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं ये तीन चीजें। कौन कौन सी? वनोन्मूलन, अति पशुपालन, खनन। एक नंबर का आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा? देखो कि मानव क्रियाएं जो कि किसमें उपयोगी हो, भू निम्नीकरण में उपयोगी हो। कौन कौन सी मानव क्रियाएं होती है? पहला वनोन्मूलन होता है, दूसरा अति पशुपालन होता है और तीसरा खनन होता है। तो ये आपको लाइन अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में देखिए, भूमि या भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय। ये उपाय यहां से यहां तक ही है, याद रखना ना, यहां तक। ये दूसरा टॉपिक है आपके। अब देखिए, भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय या भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय। तो पहला जो उपाय है वो है आपका वनारोपण का अर्थ है वृक्ष लगाना। वृक्ष यानी पेड़ होता है, तो पेड़ लगाना। पेड़ों को जब भी लगाया जाएगा तो उससे हमारे भू निम्नीकरण में सहायता प्राप्त होगी। आप देखिए, तो विश्नोई समाज के जो लोग हैं वो लोग आज भी आपको पता है, जैसे आपने एक नाम सुना लॉरेंस विश्नोई, जिसने जो कि आपके जो लेजेंड है जो सिद्धू मूसेवाला है उसके हत्याकांड में भी उनका नाम था, जो सलमान खान को धमकी देने में भी उनका जो है नाम आया था। तो वो विश्नोई समाज के लोग हैं। उनका एक मोटिव रहता है कि वृक्ष को, वनों को रोपण करना। वो लोग भू निम्नीकरण के अंदर सबसे बड़ा जो है योगदान देते हैं। एक बार आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। एक बार अपने जो देश का शासक हुआ था अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसका शासनकाल 1605 ईस्वी तक चला था। 1605 ईस्वी के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जब विश्नोइयों के गांव के अंदर गया अपने जो शासक है टोडरमल के साथ, तो उन्होंने देखा कि विश्नोई समाज का जो गांव था
वो स्वर्ग के भांति था। स्वर्ग के भांति कैसा होता है, मतलब उसके अंदर सारी सुख सुविधाएं थी, हरियाली थी, जानवर थे, सब कुछ था। अकबर ने देखकर कहा यदि कहीं पर धरती का स्वर्ग है तो वो बिश्नोइयों के गांव के अंदर है। बहुत ही अच्छी परंपरा है उनकी और हमें भी अपनानी चाहिए, हमें भी वृक्षारोपण करना चाहिए जितना हो सके हमसे। फिर देखो चारागाहों का उचित प्रबंधन। चारागाह एक सीमित क्षेत्र में होना चाहिए। चारागाह आजकल तो कम हो गए हैं, और आजकल इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि जो राजनीतिक सीमाएं निर्धारित हो गई है, सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं हो गई है, इसकी वजह से चारागाह कम हो गए हैं। और भी कई कारण है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास हुआ है, इस वजह से भी चारागाह है जो कम हो गए हैं। ठीक है, तीसरा देखिए पशुचारण नियंत्रण। पशुचारण को नियंत्रित करना चाहिए हमें। पशुचारण को मुक्त पशुचारण नहीं बनाना चाहिए, हमें उसका एक नियंत्रित, एक बेसिक रूप से उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए रेतीले टीलों का कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण। रेतीले जो टीले होते हैं, जो रेत के टीले होते हैं, उनको क्या होता है, जब रेगिस्तान के अंदर आंधियां चलती है तो वो रेत के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये कोई रेत का टीला है, पिरामिड नुमा आकृति का। अब जैसे रेगिस्तान के अंदर आंधी चलेगी तो ये उड़ेगा यहाँ से, और उड़ेगा तो ये दूसरी जगह जाकर स्थानांतरित हो जाएगा। स्थानांतरित होने के कारण क्या होगा, ये जो है रेगिस्तान के फैलाव को और अधिक करेगा। जबकि जो टीले कांटेदार झाड़ियों से घिरे हुए होते हैं, जैसे यहां पर अगर कांटेदार झाड़ियां, जिन्हें आप कैक्टस बोलते हो, फॉग बोला जाता है जिसको देसी भाषा के अंदर, और इस कैक्टस के बारे में वर्णन आपके कक्षा 10 की इतिहास की आरबीएसई कोर्स की जो किताबें थी उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आ रखा है, जो कि अकबरकालीन एक शासक ने किया था। और ये जो कांटेदार झाड़ियां हैं ये इस टीले का स्थानांतरण रोकती है, ये टीले को आगे बढ़ने से रोकती है, जिस कारण रेगिस्तान के फैलाव में भी रुकाव आता है। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। कोई भी भूमि है यदि वो बंजर है तो उसका उचित प्रबंधन हमें करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रबंधन, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रबंधन यदि हम करें तो बंजर भूमि के उचित प्रबंधन के रूप में करें। यदि कोई भूमि बंजर है तो हम उसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, हम उसका उपयोग अलग अलग चीजों के निर्माण में कर सकते हैं, विद्यालय निर्माण में कर सकते हैं, हॉस्पिटल निर्माण में कर सकते हैं, और भी कई कई चीजें होती है। एक जैसे खनन नियंत्रण। अब हमारे जो भूमि है, भारत है, इसमें मुक्त खनन की विधि लागू की जाती है। कौन सा खनन होता है, मुक्त खनन होता है। अब मुक्त खनन क्या होता है, देखो मुक्त खनन होता है कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी खनन कर सकता है, किसी भी जमीन को खोद सकता है। हालांकि अधिक गहरे खनन के लिए सरकार की परमिशन लगती है, पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर गैर सरकारी या फिर कह सकते हैं गलत तरीके से खनन किया जाता है, और खनन के कारण भी अपना जो भूमि का निम्नीकरण है वो रुक नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है, इसको परीक्षा में आने की दृष्टि 4 नंबर की है और आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इस एक लाइन को आपको 1 नंबर की दृष्टि से याद करना है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या होता है, मृदा का अर्थ होता है रेत। क्या होता है, रेत। संसाधन का अर्थ होता है जो हमारे काम आती है। मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण। अब मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे और अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे नवीकरणीय संसाधनों के बारे में। हमारा पढ़ा हुआ है, और नालायक को अगर ना आए तो एक ढकनी ले आना, 2.5 रुपए की मिलती है बाजार के अंदर। ठीक है, उसके अंदर नाक डुबा लेना अपना, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन सबसे इजी टॉपिक है, और आ गया परीक्षा के अंदर फिर रोगे और बहुत बुरी तरह से रोगे अगर सही नहीं पढ़ा। इसके बारे में कमेंट करना है आपको कि क्या होता है नवीकरणीय संसाधन, और इसके बाद में आपका है यह पौधे के विकास का कारण है। क्या है, मृदा संसाधन। यदि रेत होगी तभी पेड़ पौधों का विकास होगा, बिना रेत के पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा। और क्या है, और देखो जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, रेत ही है जो विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। आपने कभी सांप को देखा, आपने कभी उसको देखा, टर्टल को, कछुए को, वो क्या करते हैं, वो रेत के अंदर अपने अंडे देते हैं। जब वो अंडों को सेक नहीं सकते तब रेत वो कार्य करती है जो
जो वो खुद नहीं कर सकते, और उन्हीं की वजह से जीव जगत का निर्माण होता है। उसके बाद में देखिए, मृदा बनने की प्रक्रिया का निर्धारण करने के कारण उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर किया जाता है। मृदा का जो वर्गीकरण है वो इन प्रकार के आधार पर किया जाता है, उनके रंग के आधार पर, उनकी गहराई के आधार पर, उनके गठन के आधार पर, उनकी आयु के आधार पर, उनके रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर। तो यह था आपका छोटा सा टॉपिक मृदा संसाधन। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी अच्छी तरीके से याद करना है। अब देखते हैं अपन लोग अपना आगे का टॉपिक। देखिए, अभी तक अपन ने देखा कि मृदा यानी मिट्टी ये क्या होती है। सबसे पहले तो जो मेरे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम क्लास कल लेंगे या उससे आगे लेंगे, उनको मैं एक बात बता दूं, कल काल है ना आपका, ये कल आएगा नहीं, पर आप एक दिन एग्जाम जरूर आ जाएंगे आपके, और उस दिन आप सोचोगे कि काश पहले थोड़ा पढ़ लेते। तो आज से ही शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा पढ़ना, और जितने आपके फ्रेंड्स सर्कल में लड़के आते हैं उनको ये सेशन शेयर करो ताकि वो भी पूरा लाभ उठा सके, ठीक है। अब देखिए, आपका जो आगे का टॉपिक है वो है मृदाओं के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है वो है जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। देखो, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा होती क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझना है, हार्ड लैंग्वेज में कोई नहीं समझेगा। कहीं पर समझ में कोई लाइन नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखिए कि ये लाइन हमें समझ में नहीं आई है, हम नेक्स्ट सेशन में उसको भी समझा देंगे। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा के से बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान, देखो ये भारत है, ये क्या है, भारत है, पतंगाकार आकृति है भारत की। अब देखिए, ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है, ये दक्षिणी है, ये पूर्व है, ये पश्चिमी है। राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आता है, हम राजस्थान में है, ठीक है। अब उत्तरी मैदान कौन सा है, उत्तरी मैदान है ये, जिसके अंदर अपने दिल्ली आती है, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, और आपके जो छत्तीसगढ़ आता है, ये सारे क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये है आपके उत्तरी मैदान। तो यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये इसी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। डेल्टा क्या होता है, देखो जैसे ये नदी जा रही है, कोई भी नदी है, ये जा रही है, और आगे यहां पर जो नदी है ये अपने साथ मिट्टी भी लेकर जा रही है। क्या लेकर जा रही है, मिट्टी भी लेकर जा रही है। भाई नदी जब भी चलती तो अपने साथ कूड़ा करकट मिट्टी सब लेकर चलती है। अब ये नदी जा रही है अपने साथ मिट्टी लेकर, और ये मिट्टी को साइड में छोड़ते छोड़ते जा रही है, तो इससे जो सरफेस तैयार होगा उसको डेल्टा बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, डेल्टा बोला जाएगा। अब देखिए कौन कौन सी नदियों के डेल्टा बने हुए हैं, एक महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, मोस्ट लाइन है आपकी, ठीक है। उससे आगे देखो, अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जो जलोढ़ मृदा के क्षेत्र है वहां पर कौन सी कृषि की जाती है, गहन निर्वहन कृषि की जाती है। अब थोड़ी सी बातें गहन निर्वहन कृषि की भी याद रखना। देखो गहन निर्वहन कृषि के दो टाइप होते हैं, एक आदिमकालीन निर्वहन कृषि और एक आपके निर्वहन कृषि, ठीक है। एक कौन सी होती है, आदिमकालीन निर्वहन कृषि, एक निर्वहन कृषि। अब देखो, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता है, और भारत तो जनसंख्या में नंबर 1 है ही, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप भारत के विकास में अपना सहयोग दोगे। और जो इससे गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन क्या होता है, दलहन होता है जो दाल तिल वगैरह होते हैं ना, उनको जब हम पीसते हैं उससे जो प्राप्त होती है उसको दलहन बोलते हैं। फसलों की खेती भी उपयुक्त होती है। आपके साइंस वाले टीचर से आप पूछना कि एक द्विधारी क्या होता है, क्या होता है, द्विधारी बीज, जो बीज होता है द्विधारी वो क्या होता है, ये चीज आप अपने साइंस वाले टीचर से जरूर पूछना। फिर हम लोग इसके बारे में भी नेक्स्ट सेशन में चर्चा जरूर करेंगे। और उसके बाद में देखिए लाल और पीली मिट्टी।
देखिए लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, जैसे हम इस मिट्टी के तो 4-5 प्रकार हैं, इस सेशन में हम 2 ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के कर देंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। ये आपके कंप्लीट हुई है अभी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है लाल और पीली मिट्टी। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में खेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्ष वाले भागों में विकसित हुई है। देखो ये लाइन ज्यादा हार्ड लग रही है आपको, तो आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं या सरल लैंग्वेज के अंदर इसको कर सकते हैं। याद रखना कभी भी आ जाए, जैसे कंफ्यूज नहीं होना है कि पूर्वी और दक्षिणी, तो ये भारत है, दिख रहा है मेरे बच्चे, ये भारत है। अब भारत के पूर्वी क्षेत्र होता है ये, पूर्व का जो अंतिम क्षेत्र है वो है ये, पूर्वी और दक्षिणी, दक्षिण का अंतिम क्षेत्र है ये, कौन सा है, पूर्व का ये, दक्षिण का ये। दक्षिण का जो अंतिम क्षेत्र है, वैसे अगर ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें तो अपने भारत का जो दक्षिणी लास्ट क्षेत्र है उसको बोलते हैं इंद्राकोल। क्या बोलते हैं, इंद्राकोल। और अगर कहीं पे नाम लिखा हुआ है पूर्वी और दक्षिणी तो समझ जाना ये वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, पूर्व से लगाकर, ये यहां से पूर्व से लगाकर पूरा दक्षिण का क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र आपके किस में आएगा, पूर्वी और दक्षिणी में आएगा। उसी प्रकार ये उत्तरी पश्चिमी में आएगा, ये उत्तरी पूर्वी में आएगा, ये पश्चिमी दक्षिणी में आएगा। उसके बाद में देखिए यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। ये पहाड़ी पद पर पाई जाती है, उड़ीसा के अंदर पाई जाती है, छत्तीसगढ़ के अंदर पाई जाती है और मध्य गंगा के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है इन मृदाओं का लाल रंग रेवेदार आग्नेय और रूपांतरण चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका जो लाल रंग है वो रूपांतरण के कारण होता है, जो रेवेदार चट्टानों में पाई जाती है। तो ये था आज का आपका सेशन, और अच्छे से मेहनत करनी है, प्यारी सी मेहनत करनी है, ज्यादा लोड अपने ऊपर नहीं लेने देना है, क्योंकि जो निरंतर चलता है वही सफल होता है। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। और कुछ बच्चे जो बात कर रहे हैं कि सर आर्ट्स के अंदर, किसी का कॉल भी आया था मेरे पास, तो वो बोल रहे थे सर हमारे सेशन में से जो है मुगल काल को हटा दिया गया। 12th क्लास के बच्चे, जो 12th क्लास के बच्चे या 12th क्लास के बच्चों के कोई भाई बहन इस सेशन को देख रहे हैं तो उनको बता दीजिएगा कि मुगल काल को 12th यूपी के बोर्ड से हटाया गया है, ठीक है। हो सकता है ये राजस्थान के अंदर भी हो, और आपका 30%, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, 6th क्लास से 12th क्लास तक का कोर्स, 30% कोर्स 2024 के लिए, कौन से ईयर के लिए, 2024 के लिए 6th से 12th तक का पूरा कोर्स 30% कोर्स रिड्यूस किया गया है, हटा दिया गया है। अब आपके खाली 70% कोर्स ही आने वाला है। कितने परसेंट कोर्स आने वाला है, 70% कोर्स ही आने वाला है। तो अब तो मेहनत कर दो नालायकों, अब तो सुधर जाओ कि 70% कोर्स भी अगर तुम नहीं रट सकते तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ चलिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ओके। और हमारे जो इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे मिल रही होगी, QR कोड मिल रहा होगा, उसके ऊपर जाना है, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करना है SL Academy 8, और उसके बाद में आपको टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करना है और आने वाली सारी क्लासों को अटेंड करना है। जय हिंद, जय भारत।